राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। भाइयों, मैं शिव पाठक आज फिर हाजिर हूँ आपके अपने ही चैनल क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, हॉरर व हॉन्टेड कहानियों की सीरीज में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अधजला खंडहर और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलते हैं आज की कहानी में। लेकिन हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं या जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले बटन को पुश करके ऑल पे सेलेक्ट करके सेट कर लें, ताकि इसी तरह से हमारी प्रत्येक दिन आने वाले क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और मर्डर मिस्ट्री कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे साथ हर दिन हर समय जुड़े रहें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है अधजला खंडहर और ये कहानी भारत देश के अंतिम आखिरी जो सेना की पोस्ट है उस इलाके की है। तो चलते हैं कहानी में। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः रात में हम सब ने पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। यानी हम सब लोग, कई दोस्त लोग गए थे कैंप करने के लिए जंगल में। तो अब वहाँ पे ये तय किया गया हम लोगों ने कि भाई सारी रात क्या करें, तो अपना डांस करते हैं और आग वाग जलाते हैं। इसी को तय किया गया और इसी तय प्रोग्राम के तहत मुझे और सभी साथियों को कैंप फायर के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया। कुछ लोग थे, हम 4-5 लोग, तो हम लोगों को लकड़ी जंगल से इकट्ठा करके आग जलाने के लिए कहा गया। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर निकल गया। और तभी अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से और बारिश होने की वजह से मैं एक पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब समझा। मुझे आसपास किसी घर की तलाश भी थी, लेकिन आसपास कोई घर नजर नहीं आ रहा था और पेड़ के नीचे ज़्यादा देर तक खड़े रह पाना भी मुश्किल था, क्योंकि पानी का गिरना तेज हो रहा था। तो मैं पेड़ से निकल के बाहर कुछ दूर इधर उधर नजरे को दौड़ाने लगा अपने। तभी कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। मुझे कुछ दूर धुंधली सी एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई और बिल्डिंग रोशनी से पूरी तरह नहाई हुई थी, क्योंकि शाम का समय हो रहा था। तो बिल्डिंग में पूरी रोशनी की व्यवस्था थी और उसमें ढेर सारे बल्ब वगैरह आदि लगे थे। ऐसा दूर से ही लग रहा था। जब मैंने उसे देखा, उस बिल्डिंग को,
मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा। यानी मैं बहुत तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ गया और बिल्डिंग के अंदर बाहर जो रिसेप्शन होता है उस रिसेप्शन को क्रॉस करता हुआ वहाँ पे रुका भी नहीं और अंदर कॉरिडोर में पहुँच गया और तेजी से अंदर की ओर दाखिल हुआ। तभी सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। जब मैं बहुत तेजी से अंदर भागा तो एक खूबसूरत नर्स अंदर से आती हुई मुझे दिखी कॉरिडोर में और मैं उससे टकराते टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहां जाकर जो भी मिले उससे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है। वो तुम्हें कपड़े दे देगा और तुम चेंज कर लेना, नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। और तब मैं हक्का बक्का मुंह फाड़े सिस्टर जूलिया को देखता रहा। मुझे एकदम से ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी इस स्थिति को देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर चले जाएंगे, और अब जाकर वैसा करो जैसा मैंने कहा है। मैं हल्के से हाँ में सर हिला दिया और सिस्टर की बताई हुई दिशा की ओर जाने को मुड़ गया। अभी मैं कुछ एक कदम ही चला होऊंगा कि तभी अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो हाथ बड़ा ही वजन और कठोर था। मैं अचानक से चौंक कर पीछे की ओर मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराते हुए पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था जब मैंने उस आर्मी मैन को अपने पीछे खड़ा हुआ पाया था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने धीमे किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हेलो, मैं कैप्टन विनोद हूं और यह हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्वस्त किया। मैं अब धीरे धीरे सामान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताई। ये सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान फैल गई और वे नर्म शब्दों में बोले, तो आप सिस्टर जूलिया से भी मिल चुके हैं? जी, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूं, चेंज कर लो, नहीं तो सच में सर्दी लग जाएगी। और मैं कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। उस कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे और एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता और पैजामा निकालकर मुझे दिया
और कमरे में लगे बाथरूम की ओर इशारा किया। यानी उसी कमरे में एक तरफ बाथरूम भी था, तो उधर उस कैप्टन विनोद ने इशारा किया कि मैं उधर चला जाऊं और बाथरूम में कपड़े चेंज करूं। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज करके मैं गया बाथरूम के अंदर और कपड़े चेंज किया, और कपड़े चेंज करके जैसे ही निकलने लगा कि मेरी नजर बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह दीवार खून के छींटों से भरी हुई थी। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे उस दीवार पर खूने खून नजर आया। यह देखकर मैं घबरा गया और जल्दी से बाहर निकलने को मुड़ा, और जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो बाथरूम में लगे आईने में मेरी नज़र उस ओर घूमी, और बाथरूम में जो आईना लगा हुआ था उसकी ओर मेरी नज़र गई, और आईने में मैं खुद को देखकर चौंक गया। आईने में मेरा पूरा शरीर तो नजर आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर से मेरा सर गायब था। अब मुझे बहुत डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर अचानक घबराए हुए हालत में निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर नर्म शब्दों में पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम भी नहीं बताया। और मेरे इस तरह से अचानक निकलकर और एक तरफ मेन गेट की तरफ जाते हुए मुझे देखा तो मुझसे पूछा, कहाँ जाओगे? बाहर अभी बहुत तेज बारिश हो रही है। लेकिन तुम अचानक जाना क्यों चाहने लगे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की एक दीवार पर खून के छींटों से भरी हुई है, और आपके बाथरूम में लगा आईना भी कुछ अजीब सा है। उस आईने में मुझे मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर नहीं। सर मेरा धड़ से गायब था, यानी बिना सर का ही मुझे उस आईने में अपना शरीर लगा, ऐसा ही दिखा था। मैं अब बिल्कुल भी नहीं यहाँ पर रुकूंगा, बारिश में ही भीगता हुआ अपने कैंप तक चला जाऊंगा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। कहते हुए मैं कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा, और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा था, ठीक उसी समय कैप्टन विनोद की कड़कती आवाज गूंजी, रुको। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया। जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहां से नहीं जा सकते जब तक कि मैं तुम्हें कुछ बता न दूं। क्या बताना चाहते हैं आप, जो आज तक कोई न जान सका? जो आज तक कोई न जान सका वो मैं जानकर क्या करूंगा? प्लीज अब मुझे जाने दें। मैं डर से रुआंसा हो गया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और तुम्हें मुझसे डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा के लिए होते हैं, मैं भी तुम्हारी सुरक्षा ही कर रहा हूं। कैप्टन विनोद के स्वर में कोमलता थी। आओ मेरे साथ इस सोफे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, और कहानी खत्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप तक आर्मी जीप से छोड़ आऊंगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफी आगे निकल आए हो, वहां तक तुम अब चलते हुए शायद पहुंच ना पाओगे।
कैप्टन विनोद के स्वर में जाने कैसी आसक्ति थी कि मैं जाकर उनके बगल सोफे पर बैठ गया। कैप्टन विनोद ने ठीक उसी समय कहना शुरू किया, उन्होंने कुछ सोचने की मुद्रा में चले गए, जैसे बहुत पीछे की स्टोरी सोच रहे हों और बहुत कुछ सोचते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपनी कहानी को सुनाना या बोलना शुरू किया। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक हमारे सैनिक के वेश में एक हमारे ही घायल सैनिक को लेकर आए थे। वह घायल था और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा था, लेकिन वह सैनिक नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर हम सभी खुश हो गए और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल को लेकर जाने वाले छद्म वेशधारियों को भी ठहरने की इजाजत दे दी गई थी। अभी उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि जोरों से ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक खंडहर में तब्दील हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में बना हुआ है, यहाँ पर दिख रहा है, खड़ा है। मेरी बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात को जारी रखा और आगे कहा, कोई नहीं बचा उस ब्लास्ट में। दीवार पर पड़े खून की छींटे भी उसी ब्लास्ट में मारे गए हॉस्पिटल के कर्मचारियों के हैं। अचानक वो ब्लास्ट इतना तेज, इतना पावरफुल और अचानक हुआ कि किसी को कुछ संभलने का मौका भी नहीं मिला। तो ये सुनकर हमने कहा, हाँ, पर ये हॉस्पिटल तो मुझे खंडहर नहीं दिखता, ये तो ठीक ठाक है। जवाब में कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्य भरी मुस्कान फैल गई और उनका चेहरा अजीब से भावों से भरता चला गया। मैं उनके चेहरे को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा दहल गया था। फिर भी मैंने बहुत हिम्मत करके पूछा, आप उस ब्लास्ट में कैसे बच गए जब सब मारे गए? तो सुनते ही यह बात कैप्टन विनोद ठहाका लगाकर जोर जोर से हंसने लगे और मुझ पर एक भरपूर नजर डालते हुए कहा, यह कहानी आज से मात्र 10 वर्ष पहले की है और मैं तो आज से ठीक 40 वर्ष पहले ही मर चुका हूं। इसके आगे उन्होंने क्या कहा यह मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना सुनते ही और इतना सुनने के बाद और उनके ये वाक्य कहे गए कि मैं 40 वर्ष पहले ही मर चुका था, मुझे एक चक्कर सा आने लगा, सारा चीज़ घूमने लगा। कैप्टन विनोद हमारे सामने जैसे घूम रहे थे और यही सब देखते हुए मैं अपना सर पकड़ लिया और फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे एहसास नहीं, मैं शायद बेहोशी की हालत में चला गया था। इसके आगे उन्होंने क्या कहा मुझे कुछ नहीं मालूम। और जब चेहरे पर गीलेपन का एहसास जब काफी ज्यादा हुआ तो जैसे मैं नींद से जागा। मुझे लगा, ऐसा आभास हुआ कि चेहरे पर कोई पानी की गिलास में भर के पानी हमारे चेहरे के ऊपर लगातार डाल रहा है और फिर धीरे धीरे करके मुझे होश में मैं आया और मुझे लगा कि जैसे मैं एक गहरी नींद से जागा हूँ। तभी मैंने देखा कि मुझे घेरे हुए मेरे सभी सहपाठी और टीचर खड़े हैं। मेरे आँख खोलते ही मेरे सर ने कहा,
थैंक गॉड तुम्हें होश आ गया। मैं घबरा कर पूछा, तो क्या मैं बेहोश था? हाँ, तुम जंगल में जाने कहाँ भटक गए थे। जब सभी लोग लौट आए और तुम नहीं आए तो हम सभी ने मिलकर तुम्हें काफी ढूंढने के प्रयास से ढूंढने के लिए निकले। काफी दूर जाने के बाद भी जब तुम हमें कहीं दिखाई नहीं दिए, तभी हमने दूर से एक जीप आती दिखाई दिया जो कि आर्मी की थी, जिसमें एक आर्मी मैन तुम्हें पीछे की सीट पर सुलाए हुए हमारे कैंप को ढूंढते हुए आ रहा था। उन्होंने हम सबको भी अपनी जीप पर बिठाया और कैंप तक छोड़ा। हमने उन्हें यानी उस आर्मी मैन को जो लेके हम सबको यहाँ पे लाके छोड़ा था और तुमको भी लेके आया था, उन्हें काफी रोकने की कोशिश की, लेकिन वे ये कहते हुए चले गए, अभी नहीं रुक सकता, एक जरूरी काम है। जब हमने तुम्हारे बेहोश हो जाने और उन तक तुम्हारे पहुंचने के बारे में पूछा तो वो बोले, ये जब होश में आएगा और जो भी ये बताएगा वह सब अक्षरशः सच होगा। यानी कि कैप्टन साहब ने कहा उस आर्मी मैन ने कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे कुछ काम है और मुझे अभी तत्काल जाना है, लेकिन हाँ ये जो है, जो ये होश में आएगा तो ये आपको सारी बातें बताएगा और आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन हाँ ये जो बताएगा वह सारी बातें अक्षरशः सच ही होंगी। इतना कहकर वो चले गए, चल दिए और हम सब और सब की उत्सुक निगाहें अपनी ओर लगी देख मैंने पूछा, तो क्या वो चले गए? तो उन्होंने सब लोगों ने कहा कि हाँ, वो इतना कहने के बाद वो चले गए थे। तो मैंने पूछा, क्या उनका नाम कैप्टन विनोद था? तभी सर ने हाँ में सिर हिलाया। तभी मैंने सबको उधर चलने को कहा जिधर से सब ने जीप आती हुई देखी थी। पहले तो सर तैयार नहीं हुए, लेकिन मेरे बहुत कहने पर वो और मेरे साथी सब लोग तैयार हो गए कि चलिए देखते हैं। राजी हो गए और चल दिए उधर देखने की तरफ। और जब इतना सब हुआ तो हम लोग जब उधर की ओर गए और मैं उस जगह पर पहुंचकर गहरे आश्चर्य में डूब गया, क्योंकि और मेरे सब लोग तो वहाँ पहुँच गए, सर भी पहुँच गए, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं एक गहरे आश्चर्य में डूब गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरा सर फिर चकराने लगा कि ये क्या है, ये क्या, ये तो एक तरीके से हम यहीं पर थे और ये अब एक किस स्थिति में है। तो वहाँ पर जब मैं पहुँचा तो मुझे क्या दिखता है, वहाँ पर कोई बिल्डिंग, कोई हॉस्पिटल कुछ नहीं था, बल्कि वहाँ पर एक अध जला सा पुराना टूटा सा खंडहर था। यानी वो बिल्डिंग जहाँ पर थी उस जगह पर वह बिल्डिंग न होकर बल्कि एक अध जला सा खंडहर नुमा, जिसकी दीवारें गिर गई थी और ईंट इधर उधर पड़े थे और एक खंडहर बन चुका था। और ठीक उसी के पास, उसी के एक टूटे हुए हिस्से पर एक पत्थर लगा हुआ था और उस पत्थर पर लिखा हुआ था, भारतीय सीमा की अंतिम चौकी, और जिसके नीचे लिखा हुआ था आर्मी बेस हॉस्पिटल। तो ये हमने जब देखा कि ये तो आर्मी का बेस हॉस्पिटल है
और ये भारत की सीमा के अंतिम छोर पर है और ये आर्मी का हॉस्पिटल है। तब हमारी समझ में आया और मैंने ये सोचा और समझा और मैंने अपने टीचर से और अपने सभी साथियों को ये पूरी कहानी बताया। और जैसा कि कैप्टन विनोद ने कहा था कि जो भी मैं बताऊंगा वो सब अक्षरशः सही होगा, तो मैंने पूरी बातों को अपने दोस्तों को बताया और इस तरह से सभी लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही और सभी लोगों ने थैंक गॉड कहते हुए और मुझे इस बुरी हालत से, इस समस्या से निकलने पर बहुत बहुत धन्यवाद और भगवान के बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो इस तरह से हम सब लोग वहाँ से सोचते हुए और एक दूसरे से अपनी मन की जिज्ञासा को बताते हुए अपने बेस कैंप की ओर लौट आए और इस तरह से इस कहानी का समापन हुआ। तो सभी भाइयों को एक बार पुनः, भाई आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को और इस कहानी को लाइक करके शेयर कर देना और हमारे इस चैनल को अगर आपकी इच्छा कहे तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरह से प्रत्येक दिन आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब हम आप लोगों से विदा लेंगे और कल फिर मिलते हैं एक नई ज़बरदस्त क्राइम, थ्रिलर, हॉरर, हॉन्टेड और मर्डर मिस्ट्री कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान। और पवन पुत्र हनुमान जी से आप सभी लोगों के लिए हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। आपका घर परिवार के सभी व्यक्ति, सभी लोग स्वस्थ रहें। आपकी कमाई, रोजी रोजगार में बरकत होती रहे। आप पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की असीम कृपा बनी रहे और आप सभी लोग स्वस्थ संपन्न रहें। यही हमारी ऐसे ही प्रभु श्री राम से और हनुमान जी से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना है। तो अब मैं शिव पाठक आप लोगों से आज्ञा चाहूँगा और कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी में। तो भाइयों, ये आपके भाई का चैनल है, इसे सपोर्ट करें। बाकी आप सभी को राम राम, जय सिया राम, जय हनुमान।